सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए हैं। इसके बाद कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक होगी, जिसमें विंध्याचल मंडल के मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक 2 घंटे 25 मिनट तक चलने वाली है। पार्टी पदाधिकारियों से 30 मिनट की बातचीत भी यहां पर होगी। इधर अगले 50 मिनट में सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण करेंगे। प्रशासन ने सीएम के विजिट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम के रूट को भी सजाने और रास्तों से गंदगी हटाने का काम पूरा किया जा चुका था। इसके साथ ही वे आज इलाहाबाद का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं। जाहिर है, अब मुख्यमंत्री यहां रहें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की पोल उस वक्त खुल गई जब चुनार से बीजेपी विधायक अनुराग सिंह का गनर प्राइवेट असलहा लेकर पहुंचकर मुंबई के मुख्यमंत्री के हेलीपैड कैंपस के पास पहुंच गया, लेकिन सुरक्षा में लगे अधिकारियों को पता तक नहीं चला। यूपी सरकार सूबे की हाईवे की सुरक्षा के लिए आज एक अहम बैठक करेगी। यह महत्वपूर्ण बैठक सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में होगी। इसमें यूपी के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही जिले में पुलिस कप्तान भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक सुबह 10 बजे होगी। चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस में ईवीएम चैलेंज की शुरुआत हो गई है। एनसीपी और सीपीआई ने इसमें भाग लिया है। आज चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम हैक चैलेंज को स्वीकारने वाली राजनीतिक पार्टियां ईवीएम मशीन हैक करने की कोशिश करेंगी। चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी अपना हैकाथॉन करने जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी अपना हैकाथॉन करके ये जताना चाहती है कि बिना ईवीएम खोले ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि आम आदमी पार्टी इस चैलेंज के लिए चुनाव आयोग की ही तरह ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीन को हैक करने के लिए सभी दलों को 4 घंटे का वक्त देगी। यह हैकिंग बटन दबाकर या फिर किसी दूसरे डिवाइस से भी करने की छूट होगी। बीजेपी ने आपकी इस पूरी कवायद को ड्रामा करार दिया है। वहीं मामले में एक बड़ा पहलू यह भी है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग का जो चैलेंज दिया था उसमें एनसीपी और सीपीआई ही हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें कि आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने नकली ईवीएम से वोटों की हैकिंग का दावा किया है। कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर अलगाववादी नेताओं के साथ पूछताछ के बाद एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। एनआईए ने कश्मीर में अलगाववादियों के 14 और दिल्ली में 7 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए ने इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एनआईए ने हुर्रियत के जिन नेताओं के यहां छापे मारे हैं उनमें से नईम खान, बिट्टा कराटे, जावेद गाजी बाबा शामिल हैं। नेताओं से एनआईए ने पूछताछ की थी। अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एफआईआर में तब्दील कर दी गई है। हवाला मामले और आतंकियों को होने वाली फंडिंग मामले में एनआईए की टीम दिल्ली के चांदनी चौक, बल्ली मारान सहित 7 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 14 स्थानों पर भी छापेमारी की गई। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर भी एनआईए ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एनआईए ने उन पर एफआईआर दर्ज की है। क्योंकि आजकल टीवी आ गए हैं, मीडिया आ गया है, मिनटों में पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। पहले हुआ, आप ये बताइए, ये कानून है देश का। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो यहाँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के घर में भी रेड हो जाते हैं। कानून इस देश में सर्वोपरि है। कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानूनी कार्रवाई देखिए, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इस देश में कानून चलना चाहिए। इस देश में किसी सियासी पार्टी का हुक्म या दौर नहीं चलेगा। श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को जीएसटी से मुक्त करने का फैसला लिया गया था। आज उसकी अगली बैठक होनी है। आज सोने पर लगने वाले टैक्स रेट के दर का फैसला किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 80 से 90% वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स के रेट को तय किया जा चुका है। बैठक के पहले दिन काउंसिल ने 1211 वस्तुओं पर टैक्स रेट तय किए थे। जीएसटी में सभी उत्पादों को 5, 12, 18 और 28% के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाने वाले पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा अब उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में हैं।
इसके साथ देने के लिए मिश्रा ने आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में आयोजित होने वाली संविधान क्लब में बुलाया है। इस बाबत मिश्रा ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को लेकर केजरीवाल पर जमकर जुबानी वार करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी चुप है, लिहाजा अब जनता ही बोलेगी। कपिल मिश्रा का दावा है कि उनकी मुहिम में अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कई लोग जुड़ेंगे। कपिल का यह भी दावा है कि करप्शन के खिलाफ खुद का साथ देने के लिए मिस्ड कॉल की अपील करने के बाद अब से करीब 1 लाख लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। संविधान क्लब के दौरान कपिल मिश्रा केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार के सबूतों की प्रदर्शनी भी लगाएंगे। कपिल मिश्रा का यह भी कहना है कि आपके नेता घोटालों के सबूतों पर बेशर्मी से हंसते हैं, क्योंकि बेनामी संपत्ति, हवाला और भ्रष्टाचार के दूसरे कामों में शामिल लोगों को ईमानदारी के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। कपिल स्वास्थ्य विभाग के 3 घोटाले अब तक जनता के सामने रख चुके हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का कहना है कि पश्चिमी संस्कृति का वैलेंटाइन डे रेप, नाजायज बच्चों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इंद्रेश कुमार ने आरएसएस स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में अपने संबोधन में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रेम पवित्र है। यहाँ प्रेम राधा कृष्ण, लैला मजनू और हीर रांझा की कहानियों के जरिए बयां किया जाता है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति में प्रेम का वाणिज्यीकरण है। इसके लिए वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई है और जो अब बलात्कार, नाजायज बच्चों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर ये चीजें जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जो गोमांस खाने की वकालत करते हैं वे शैतान की पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा था कि गाय मानव जीवन के खाद्यान्न और मौलिक अधिकार नहीं है, राक्षसी अधिकार है। उन्होंने कहा था कि वेटिकन सिटी और मक्का मदीना में आज तक गाय की कुर्बानी नहीं की गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंच चुके हैं, जहां शाह के स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक मेगा बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद शाह बीजेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। दोपहर बाद जिला अध्यक्षों और जिला बीजेपी महासचिवों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। शाम को बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा के बाद शाह पिछड़े समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। आज डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि का 94वां जन्मदिन है। चेन्नई में डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के जन्मदिन समारोह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शरीक होंगे। 94 वसंत देख चुके करुणानिधि विधानसभा सदस्य के रूप में 60वां साल मनाने जा रहे हैं। राहुल तेलंगाना से चेन्नई पहुंचेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भी पहुंचने की उम्मीद है। इस मौके पर विपक्षी दलों के बीच एकता को लेकर कोई रणनीतिक विचार विमर्श हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के कर्ज माफी को मांग लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर देर रात तक शेतकरी संगठन के लोगों की सीएम के साथ इसे लेकर बातचीत हुई है। इसके बाद सीएम ने 31 अक्टूबर तक किसानों की कर्ज माफी और अन्य समस्याओं को हल करने का वायदा किया है। 1 जून से किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके चलते दूध और सब्जियां मार्केट में नहीं पहुंच पा रही थी और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। ऐसे में चीजें महंगी हो गई थी। 10 रुपए की चीज 40 से 50 रुपए तक बिक रही थी। उनके प्रतिनिधियों ने ये जो एक हड़ताल घोषित की थी, इस हड़ताल को वापस लिया है, इसलिए मैं उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और रह रहकर सीज़फायर पर उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गोलीबारी में पुंछ में एक स्थानीय नागरिक के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार रात 11 बजे से ही मोर्टार दागे गए और भारी गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। इससे पहले पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए गुरुवार को एलओसी से सटे कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। इसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस दौरान सेना का एक ग्रेफ कर्मी शहीद हो गए थे, साथ ही सुरक्षा बल के 2 जवान घायल भी हुए थे। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री सतपाल महाराज अपनी ही सरकार से नाराज हैं। यह हम नहीं बल्कि सूबे की सियासी हवाओं में यह खबर तेजी से फैल रही है।
हेलीकॉप्टर मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की नसीहत के बाद कैबिनेट बैठक से सतपाल महाराज की गैरहाजिरी ने इससे जुड़े सवालों को हवा दे दी है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे इसे लेकर विधानसभा चुनाव में बुरी तरह मात खा चुकी कांग्रेस को त्रिवेंद्र सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल चुका है। तो नाराज ही हैं, भरत सिंह नाराज हैं, यशपाल आर्या नाराज हैं। तो इस सरकार का जन्म ही अंतर्द्वंद में हुआ है। आप देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए 2 दिन पहले प्रकाश पंत का नाम फाइनल हो रहा था, उसी दिन लास्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फाइनल हो गया। सतपाल महाराज मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो मंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनको पता नहीं किस आश्वासन में मंत्री बनाया गया। एपीएन की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। एपीएन पर खबर दिखाए जाने के बाद बेटियों की पढ़ाई के लिए किडनी बेचने वाली मां की मदद के लिए सामाजिक संस्थाओं के साथ राजनीतिक पार्टियां भी आगे आ चुकी हैं। आपको बता दें कि एपीएन न्यूज ने प्रमुखता से एक मां के दर्द को दिखाया था, जिसमें एक मां ने सोशल साइट्स पर अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए किडनी बेचने की बात कही थी। आगरा के इस परिवार को गाजियाबाद की बीजेपी नेत्रियों ने 25,000 रुपए का चेक दिया है। साथ ही इस परिवार की मदद के लिए देश विदेश से काफी लोगों के फोन भी आ रहे हैं। एपीएन न्यूज की खबर के बाद इस परिवार की मदद के लिए काफी लोग आगे आ चुके हैं। मोदी सरकार है, 8-10 दिन हो गए, कितने लोगों ने आपकी मदद करी, आप ये बताइए। जिन योगी जी के लिए आप कह रहे हैं, उसी योगी जी की सरकार से हम लोग आए हैं, उसी से भाजपा से हैं। मोदी जी का अभियान गाजियाबाद से देख रहे हैं। मैं रूपी अग्रवाल, सहयोग जी का, ये सहसो जी का नेताजी लॉयर है, ये राज्य है। हम मोदी जी अदा कर रहा हूँ, आप इतनी दूर से आई। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा मामले में एसएसपी बबलू कुमार ने प्रेस वार्ता कर न सिर्फ माहौल सामान्य होने के दावे किए, बल्कि हिंसा के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। पत्रकारों को एसएसपी ने बताया कि सभी मामलों की जांच के लिए एसआईटी को गठित किया गया है। एसपी ट्रैफिक को इसका इंचार्ज बनाया गया है। एसएसपी ने हिंसा के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर जेल भेजने का दावा किया है। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने यह भी बताया कि इंटरनेट बंद किए जाने के बाद लगातार हालात की समीक्षा की जा रही है। एसएसपी ने संकेत दिए कि जल्द ही इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। जो 7 लोगों के विरुद्ध जो है एनवीडब्ल्यू जारी किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसी प्रकार 5/5 की घटना, 9/5 की घटना और 23/5 की घटना में लोगों को हम वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करने के बाद माननीय न्यायालय से एनवीडब्ल्यू प्राप्त किए जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। झारखंड में इन दिनों राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ और गिरती कानून व्यवस्था को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की, जहां इन लोगों ने सरकार के खिलाफ विज्ञप्ति दी है। बता दें आपको कि विपक्षी पार्टियों का राज्यपाल से मुलाकात करने का सिलसिला लगातार जारी है। जाहिर है कि कहीं न कहीं झारखंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य में रघुबर सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से गोलबंद हो चुका है। साथ ही सरकार की गलत नीतियों को बताते हुए वे इसे जन विरोधी नीति बता रहे हैं।